25 जून 1950 उत्तर कोरिया की सेना साउथ कोरिया के शिनन शहर के करीब पहुंच गई थी। शिनन पोर्ट पर बर्फ गिर रही थी। सब कुछ सफेद हो गया था। लगभग 2 लाख कोरियाई लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। सब यह दुआ कर रहे थे कि कोई अमेरिकी जहाज उन्हें बुसान ले जाए। जैसे ही जहाज का गेट खुला, लोग एक साथ भागकर चढ़ने लगे। जहाज कम थे, लोग बहुत ज्यादा। यह एक जिंदगी और मौत की रेस थी। डियोक्सू अपनी छोटी बहन मोसुन का हाथ पकड़ के माँ बाप के पीछे भाग रहा था। निकलने से पहले उसने बहन से कहा था, ये खेल का मैदान नहीं है, हम खेलने नहीं जा रहे हैं, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, समझी? उसने बहन का हाथ पकड़ा और तेजी से भागता रहा। मुश्किल से पर बिना चोट के वो एक छोटी बोट तक पहुंच गए। लेकिन अब मिलिट्री शिप तक पहुंचने के लिए उसे अपनी बहन को कंधे पर उठाकर रस्सी की सीढ़ी से चढ़ना था। रस्सी बर्फ से गीली थी, इसलिए लोग फिसल रहे थे। कई लोग नीचे गिरकर समुद्र में जा गए। उसके कंधे पर बैठी छोटी बहन थक चुकी थी, पर बस थोड़ा सा और चढ़ना था। तभी अचानक एक हाथ आया और मोसुन के कपड़ों को पकड़ लिया। डियोक्सू कुछ समझ पाता तब तक मोसुन गायब हो चुकी थी। उसे लगा कि उसने बहन का हाथ ढंग से नहीं पकड़ा। गिल्ट और दुख उसके दिल में छा गया। डियोक्सू चीख रहा था, पर समय हाथ से निकल रहा था। उसके पिता ने एक मुश्किल फैसला लिया। बहन को ढूंढने जाने से पहले उन्होंने डियोक्सू से कहा, अगर मैं वापस न आऊं तो तू सबसे बड़ा है। अब तू ही घर का जिम्मेदार है। जो भी हो जाए, हमेशा अपने परिवार को पहले रखना। यह कहकर पिता लोगों की भीड़ के खिलाफ नीचे उतरने लगे। उन्होंने छोटी बोट पर हर जगह मोसुन को ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। तभी जहाज ने चलना शुरू कर दिया। पिता समझ गए यह बिछड़ना हो सकता है अंतिम हो, पर उन्होंने अपनों को दुखी न होने देने के लिए जोर से चीख कर बोला, अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस मिलूंगा। उत्तर कोरियन फौज के हाथ कुछ न लगे, इसलिए जाने से पहले अमेरिकन आर्मी ने चियोंगनान पोर्ट पर रखा सारा एमओ उड़ा दिया। जब आसमान में आग उठी, सबका दिल रो पड़ा, क्योंकि इस पल के बाद उनका अपना घर कब का छूट चुका था। 1951 में डियोक्सू का परिवार इधर उधर घूमते हुए आखिरकार बुसान पहुंचा। वहां इंटरनेशनल मार्केट के पास उनकी मुलाकात डियोक्सू की बुआ से हुई। यही थी वह जगह जिसका इंतजाम पिता ने पहले से कर दिया था। गुगू चला रही थी एक दुकान जिसका नाम था फूलों का घर। हालांकि वो खुद भी ज्यादा पैसे वाली नहीं थी, फिर भी उसने उन सबको अपने पास रख लिया। डियोक्सू के छोटे भाई बहन भी थे। उनकी माँ उन्हें संभाल नहीं पा रही थी, तो डियोक्सू अपनी छोटी बहन को पीठ पर उठाकर स्कूल ले जाता। स्कूल में उसकी मुलाकात हुई एक लड़के से जिसके होठों पर एक काला निशान था। उसका नाम था दाजू। स्कूल के बाद वो दोनों भागकर अमेरिकन आर्मी के ट्रक्स के पीछे जाते, चॉकलेट के लिए चिल्लाते या सड़क के किनारे बूट पॉलिश करते ताकि थोड़ा पैसा कमा सके। एक दिन एक सूट पहने आदमी ने डियोक्सू से एक सवाल पूछा, तुम्हारा सपना क्या है? डियोक्सू ने थोड़ी देर सोचकर कहा, मैं कप्तान बनना चाहता हूँ। पर उस वक्त उसे क्या पता था ये सपना पूरा करना उसके लिए कितना मुश्किल होगा। रात में उसे याद आई अपनी बहन मोसुन। उसने माँ से पूछा, आप मोसुन का नाम कभी क्यों नहीं लेती? क्या आप मुझसे नाराज नहीं हो? माँ ने शांत आवाज में जवाब दिया, जब भी मोसुन को याद करती हूँ ऐसा लगता है जैसे दिल फट गया हो, पर मुझे तुम सबका ख्याल रखना होता है। क्यों? क्योंकि मैं माँ हूँ, मुझे ये करना ही पड़ता है। तुम इन सब बातों की चिंता मत करो, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। 1963 में डियोक्सू को फीस न भर पाने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया। लोगों ने उसे भिखारी तक कह दिया। ऐसी बेइज्जती के बाद भी उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। उसने पढ़ाई छोड़ दी और काम ढूंढने लगा। डियोक्सू ने पोर्ट पर मजदूरी शुरू की। 365 दिन बिना एक दिन की छुट्टी, रोजाना खून पसीना बहाता था। धीरे धीरे उसकी बॉडी मजबूत हो गई, लेकिन फिर भी पैसा कम ही मिलता था। माँ बुढ़ापे में भी मार्केट में काम करती थी। भाई संग क्यू सियोल यूनिवर्सिटी में चुना गया, लेकिन घर में इतना पैसा ही नहीं था। हर जगह पैसा चाहिए था, पर पैसा तो आसमान से नहीं टपकता। दाजू ने जब देखा कि डियोक्सू पैसे के लिए परेशान है, तो उसने एक सीक्रेट पेपर निकाला, चल जर्मनी चलते हैं काम करने, वहाँ मजदूरी का पैसा यहाँ से काफी ज्यादा मिलता है। शुरू में डियोक्सू को जाना नहीं था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि जर्मनी है कहाँ। अनजान देश में रहना आसान काम तो नहीं होगा। पर जब उसने सुना कि उसका भाई संग क्यू पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने जा रहा है ताकि घर पर बोझ न बने, तो डियोक्सू ने तुरंत फैसला किया कि वो जर्मनी जाएगा काम करने ताकि भाई कॉलेज जा सके। जैसे पिता और माँ ने उसके लिए किया, वैसे ही उसने भाई से कहा, तुम सिर्फ पढ़ाई करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जर्मनी जाने के लिए इंटरव्यू और फिजिकल टेस्ट देने होते थे। सबसे पहला था स्ट्रेंथ टेस्ट। एक भारी भरकम राइस बैग सिर के ऊपर उठाना होता था। दाजू तो उसमें दब कर रह गया, पर डियोक्सू ने आसानी से उठा लिया। 2 साल तक मजदूरी की उसने, एकदम असली भारी काम। उसकी ताकत आम आदमियों से काफी ज्यादा थी। डेसू को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि डाकियों के घर के हालात तो काफी ठीक थे। तो फिर वो वेस्ट जर्मनी जाकर मजदूरी क्यों कर रहा था? डाकियों ने जो जवाब दिया वो सुनकर डेसू हंस भी दिया और हैरान भी हुआ। मैं वेस्ट जर्मनी इसलिए जा रहा हूँ ताकि एक गोरी पे व्हाइट घोड़ा चला सकूं। उनका फिगर, उनकी आजादी भरी सोच, ये सब कोरियन लड़कियों से कहाँ मिलता है। साल था 1964। डेसू और डाक्यू
जर्मनी के डुइसबुर्ग शहर पहुंचे और शुरू हुई उनकी विदेशी मजदूरी की कहानी। लेकिन जो सोचा था उससे 100 गुना ज्यादा मुश्किल निकला ये काम। कांच की तरह अंधेरा और तंग टनल्स, हर सांस के साथ कोयले का बारीक पाउडर मुंह और नाक में घुस जाता, हर नंगी चमड़ी का टुकड़ा काला जला हुआ दिखता था। एक पल भी रुकने की इजाजत नहीं थी। जर्मन सुपरवाइजर्स हर वक्त नजर रखते थे और सबसे डरावना था वो भारी कोल ब्लॉक्स। ज्यादा जोर लगा तो सीधा सर फोड़ देंगे। गैस लीक या ब्लास्ट कब हो जाए कोई भरोसा नहीं, कभी भी जमीन धंसक सकती थी। ये काम असल में जिंदगी दांव पे लगाने जैसा था। जब हफ्ते भर की काम खत्म होती, डेसू अपने कोयले से भरे बदन को अच्छे से धो देता, साफ सुथरे कपड़े पहनता और साइकिल लेकर डैन्यूब नदी के किनारे घूमता। यही उसकी बोरिंग लाइफ का एकमात्र सुकून भरा पल होता। एक दिन साइकिल चलाते हुए उसके कान में एक उदासी भरा गीत सुनाई दिया। पुल पर एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। डेसू उसे तकता रह गया और ध्यान भटक गया। सीधा जाकर एक सब्जी के ठेले से टकरा गया। लड़की ने ये सब देखा और जब पता चला कि डेसू भी कोरियन है तो वो खुद उसके पास आई और उसका घाव साफ करके पट्टी भी बांधी। उस लड़की का नाम था यंगजा, जो जर्मनी में नर्सिंग स्कूल पढ़ने आई थी। डेसू के लिए वो एक फरिश्ता बनकर आई थी, उसकी बोरिंग और थकी हुई जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर। माइनिंग की थकान भरी लाइफ एकदम रंगीन लगने लगी। एक दिन एक डांस पार्टी में यंगजा खूबसूरत सिल्कन बालों के साथ आई, क्यूट पिंक हेयर क्लिप लगाए हुए ऑरेंज कलर की लंबी ड्रेस में चमक रही थी। डेसू का दिल एकदम हिल गया, लेकिन उसकी शर्मीली शक्ल के पीछे एकदम मस्ती भरा डांस स्टाइल था। उसकी इनविटेशन पर डेसू ने भी अपनी सारी शर्म तोड़ दी और खुलकर डांस किया। डांस के बाद डेसू उसे अपने हॉस्टल ले गया। टेबल पर रखा था घर का बना हुआ कोरियन खाना, अभी भी गर्मा गर्म था। यंगजा ने एक चम्मच लिया और मुस्कुराते हुए बोली, विदेश में घर का स्वाद मिल जाए, इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। एक दिन डेसू ने पूछा, हमारी पहली मुलाकात वाले दिन तुम इतना उदास गीत क्यों गा रही थी? यंगजा ने धीरे से जवाब दिया, जर्मनी में नर्सिंग स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ हमें हर दिन एक और काम भी करना पड़ता है, वो है डेड जर्मन सोल्जर्स की लाशों को साफ करना। हर वक्त मौत का साया छाया रहता है। ऐसे जज्बात किसी से कह भी नहीं सकती थी, इसीलिए मैं सिर्फ गानों में अपना दर्द निकालती थी। डेसू ने दिल से कहा, यंगजा जी, आप मुझसे वादा कीजिए, अगली बार अगर रोना आए ना तो अकेली मत रोना। अकेले रोगे तो और ज्यादा दर्द होगा। उस दिन के बाद उनकी मुलाकातें रोज होने लगी। कभी घास के मैदान में कैंपिंग, कभी ईगल रिवर के किनारे सूरज का डूबना देखते। एक दिन अलविदा लेते वक्त यंगजा ने पूछा, क्या तुम कभी ये नहीं सोचते मैं कौन हूँ, कैसी हूँ? डेसू बोला, ऐसे सवाल का क्या फायदा? जो लोग जर्मनी जाकर इतना सब सहते हैं वो या तो बड़े भाई होते हैं या बड़ी बहनें। घर में छोटे भाई बहन होते हैं जो जैसे चिड़िया के बच्चे भूख से चीख रहे होते हैं। जो कुछ कमाते हो सब वापस कोरिया भेज देते हो। यंगजा ने कुछ नहीं कहा। डेसू की बात सही थी। असल में ऐसे लोगों की किस्मत भी अक्सर एक जैसी ही होती है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। डेसू ने झिझक के साथ उसका हाथ थाम लिया। वापस जाते वक्त वो एक छोटे बच्चे की तरह खुशी से उछल रहा था, जैसे कोई नया खिलौना मिल गया हो। पूरा जोश में दौड़ता चला गया। कुछ महीने बाद एक दिन खदान में गैस का लेवल लिमिट के पार चला गया और एक भयानक ब्लास्ट हो गया। सब कुछ बिना वार्निंग के हुआ। माइनिंग टनल टूटने लगा। भागते वक्त डाक्यू के दोनों पैरों पर बड़ा सा कोल ब्लॉक गिर गया। डेसू ने टनल के गिरने की चिंता किए बिना अपने साथी मजदूरों को रोकते हुए डाक्यू को बचाने भाग गया, लेकिन डाक्यू के पैर कोल के नीचे फंस गए थे। उन्हें हिलाना भी नामुमकिन था। तभी दूसरा धमाका हुआ। शॉकवेव उन दोनों की तरफ आ गई। रहने का वक्त नहीं था। दोनों जमीन के अंदर दफन हो गए। जैसे ही यंगजा को पता चला वो बिना कुछ सोचे साइड पर भाग गई। वहां उसने मजदूर साथियों से सुना, डेसू और डाक्यू अभी भी अंदर ही हैं, लेकिन जर्मन अफसर किसी को रेस्क्यू के लिए भेजने नहीं दे रहे थे, क्योंकि किसी को नहीं पता था अगला ब्लास्ट कब होगा। यंगजा ने जर्मन लीडर के सामने हाथ जोड़कर विनती की। आखिर में घुटनों के बल गिरकर रो पड़ी, पर वो लीडर दबाव और जिम्मेदारी के डर से रेस्क्यू करने की इजाजत नहीं दे रहा था। ये देखकर कोरियन मजदूरों ने अपने हाथ में औजार उठाए, फेंस को तोड़ दिया और अपनी जान जोखिम में डालकर टनल की तरफ भाग गए। टनल के अंदर डाक्यू सबसे पहले होश में आया। उसने चारों तरफ देखा और अंत में मिट्टी के नीचे दबे हुए डेसू को ढूंढ निकाला। डेसू के मुंह में सिर्फ कोयले की राख थी। उसके चेहरे पर जिंदगी का एक भी निशान नजर नहीं आ रहा था। डाक्यू का तो डर के मारे बुरा हाल था। अगर डेसू उसकी जान बचाते हुए मर गया तो वो खुद कैसे जिएगा, ये सोच भी नहीं पा रहा था। खुशकिस्मती से डेसू ने गहरी सांस ली और होश में आ गया, लेकिन उसकी चोट गहरी थी, कभी भी उसकी सांस रुक सकती थी। रेस्क्यू टीम के आने तक के लम्हों में डेसू ने अपने दिल में अपने बिछड़े हुए पिता से मन ही मन में बात की। अब्बा, आज तक मैंने अपने घर को संभाल कर रखा है। अम्मा भी अब काफी खुश हैं। संगग्यू पढ़ाई में कमाल कर रहा है, सियोल यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया है और छोटी बहन तो दिन ब दिन और भी सुंदर हो गई है। मोसून के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे शर्मिंदगी है, लेकिन अब जिसकी मुझे सबसे ज्यादा याद आ रही है वो न माँ है, न भाई, न बहन, बल्कि मिस यंगजा है। बस यंगजा के लिए उसके दिल में जो मोहब्बत थी उसी ने उसे जिंदा रखा, जब तक रेस्क्यू टीम आके उसे वहां से निकाला। जब दोनों को बाहर निकाला गया तो आसपास खड़े जर्मन्स उन्होंने अपने अंगूठे ऊपर उठाकर उनकी हिम्मत को सलाम किया। यंगजा ने
देसू का काला ठंडा हाथ पकड़ा हुआ था और उसकी आंखों से आंसुओं का तूफान निकल रहा था। देसू ने आंखें खोली और उसी शख्स को देखा जिसको सबसे ज्यादा देखना चाहता था। उसने यंग जा का हाथ जोर से दबा लिया। तब जाकर यंग जा ने चैन की सांस ली। उसके प्यार और देखभाल में देसू धीरे धीरे ठीक होने लगा। लेकिन एक मुसीबत अब भी बाकी थी। उसका वीजा जल्दी खत्म होने वाला था। इस बार उसने हिम्मत जुटाई और यंगजा से पूछा, क्या तुम मेरे साथ कोरिया चलोगी? लेकिन यंगजा चुप रही। देसू की आंखें भर आईं। वो सोच भी नहीं सकता था कि यंगजा के बिना जिंदगी कैसे होगी। यंगजा हॉस्पिटल के कॉरिडोर में जाकर टूट गई, छुपकर रोने लगी। देसू के साथ जाने का मन था, लेकिन घर वालों को उसकी सैलरी की जरूरत थी। वो कैसे सब कुछ छोड़कर सिर्फ प्यार के लिए चली जाती? आखिर वो दोनों भी तो उसी जंग के द्वार के बच्चे थे जिन पर मजबूरियों का बोझ था। देसू ने दिल पर पत्थर रखा और अकेला ही कोरिया वापस लौट आया। उसके भेजे पैसे से उसके घर ने एक अच्छी बड़ी सी मकान खरीद लिया था। अम्मा की दुकान भी अब बहुत अच्छा चल रहा था। बहुत अरसे बाद जब सब मिले तो सबने उसे गले लगा लिया, आंखों में आंसुओं के साथ। वो सब जानते थे ये सब कुछ सिर्फ देसू के बलिदान की वजह से था। एक दिन देसू अपनी मौसी के रेस्टोरेंट में काम कर रहा था। तभी उसने एक पहचाना चेहरा देखा। यंगजा, वो अब भी उतनी ही खूबसूरत थी, बस उसके चेहरे पर उदासी और थकान का साया था। खाना खाते वक्त उसने धीरे से कहा, मैं माँ बनने वाली हूँ। देसू अभी भी बेवकूफी से पूछ बैठा, बच्चे का सरनेम क्या है? कहीं तुमने किसी जर्मन आदमी से तो शादी नहीं कर ली? यंगजा ने बिना कुछ कहे उसके मुंह पर जोर का थप्पड़ जड़ दिया। देसू सन्न रह गया। तभी उसके दिमाग में वो रात फ्लैशबैक की तरह लौट आई, जब जर्मनी छोड़ने से एक रात पहले उन दोनों ने मिलकर जिंदगी का गम शराब में डुबोया था। और उसी रात यंगजा उसके गले लग गई थी। उसकी गर्म सांस, उसके होंठ देसू की टांगों तक कांपने लगी थी। वो रात जैसे दो तन नहीं, दो रूहों का मिलन था। लेकिन देसू ने सोचा था शायद वो सिर्फ एक अलविदा का तोहफा था, पर किसने सोचा था उसी रात की गोद में एक नया जीवन पल रहा होगा। यंगजा ने हर मुश्किल का सामना किया और देसू के पास लौट आई। देसू का तो खुशी से भर आया दिल। उसने तो सपने में भी ये सोचा नहीं था। उन दोनों ने धूमधाम से शादी की। जिंदगी अब नई राह पर थी, प्यार, परिवार और खुशी के संग। देसू ने काम के साथ साथ फिर से पढ़ाई शुरू की। 1973 में उसका सपना सच हो गया। वो ओशन यूनिवर्सिटी में चुना गया। शिप कैप्टन बनने का अरमान अब हकीकत के करीब था। खुशी में वो मार्केट गया, एक बड़ी सी मीट की बोटी लेकर घर वालों के साथ सेलिब्रेट करने। लेकिन जैसे ही घर के गेट तक आया, उसने अपनी बहन की आवाज सुनी, मैं शादी के लायक हो गई हूँ, पर घर में तो कुछ भी दहेज नहीं है। इसी वजह से कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं मिलता। मैं कहीं बूढ़ी ना हो जाऊं। माँ गुस्से से बोली, तेरा भाई जर्मनी जाकर कोयला खोद के लाया, तब जाकर ये जिंदगी मिली है और तुझे ये भी कम लगता है? लेकिन बहन चिल्ला के बोली, वो उसकी बेवकूफी थी। उसने खुद ही अपने आप को कुर्बान किया। देसू ये सब एक पेड़ के पीछे छुप के सुन रहा था। उसने अपनी बहन को दोष नहीं दिया, क्योंकि उसने अपने पिता से वादा किया था कि वो अपने घर को कभी टूटने नहीं देगा। लेकिन सवाल वही था, पैसे आएंगे कहां से? और तभी एक और मुसीबत टूट पड़ी। उसकी मौसी का इंतकाल हो गया। मौसा जी उनका हुआ फैन हाउस बेचने वाले थे, लेकिन देसू को याद था पिताजी ने कहा था हुआ फैन हाउस को संभाल के रखना। तो देसू ने दांतों तले जज्बात दबाकर कहा, बेचना ही है तो मुझे बेचो। उस रात की हवा सर्द नहीं थी, बल्कि नरम थी, हल्का सा सुकून भरा झोंका। पर देसू के लिए वो झोंका दर्द से भरी ठंड थी। उसका सपना, शिप कैप्टन बनने का सपना, अब फिर से एक किनारे छोड़ दिया गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब उसने आंसू पोंछा तो उसके हाथ में वही लेटर था, यूनिवर्सिटी एडमिशन का। वो हवा में उड़ गया और देसू ने उसे रोका भी नहीं। वो बस खामोशी से देखता रहा, अपने सपने को हवा में गुम होते हुए, जब तक वो पूरी तरह गायब नहीं हो गया। पैसा कमाने के लिए देसू ने फैसला किया, वियतनाम के बैटलफील्ड में जाकर बैक एंड काम करेगा। उसने घर वालों को तसल्ली दी, मैं बंदूक लेकर जंग में नहीं जा रहा, बस राशन संभालूंगा, बस थोड़ा सा बैक एंड का काम है, बिल्कुल सेफ है। बहन ने तुरंत पूछा, पैसे अच्छे मिलते हैं क्या? देसू ने जवाब दिया, एक महीने के $850। यह तनख्वाह काफी लालच भरी थी, लेकिन माँ हो या यिंगजी, दोनों ने उसे मना किया जाने से, खास तौर पर यिंगजी ने। देसू समझ नहीं पाया, क्यों हर बार जब घर पे पैसों की दिक्कत होती है तो सिर्फ मुझे ही क्यों जान दांव पे लगानी पड़ती है? मैं इतना कुछ कर चुका हूँ, और कितना करूं? क्या मेरी जान चली जाए तभी सब खुश होंगे? यिंगजी गुस्से से बोल उठी, ये तुम्हारी जिंदगी है, क्या तुम थोड़ा सा खुद के लिए नहीं सोच सकते? कभी अपने लिए भी तो जियो। लेकिन देसू जानता था उसे यह करना ही होगा, क्योंकि वो छुप कर नहीं देख सकता था अपने घर को फिर से उसी पुरानी गरीबी में डूबते हुए। ऐसा होता तो उसका जमीर उसे कभी चैन नहीं लेने देता, ना ही वो अपने पिताजी के सामने कुछ कह पाता। देसू ने सबके मना करने के बावजूद दाजू के साथ वियतनाम चला गया। वहाँ उसने जमीन से सामान ढोने का काम शुरू किया। जब हाथ में डॉलर आए तो देसू मुस्कुराकर बोला, शायद यहाँ उतना खतरा नहीं है जितना सब सोच रहे थे। एक दिन सड़क के किनारे उसने देखा एक छोटा लड़का जिसे अमेरिकन फौज से चॉकलेट मिली थी, लेकिन दूसरे बच्चों ने छीन ली। देसू ने उसके आंसू पोंछे और उसे एक चॉकलेट दे दी। उसने सोचा भी नहीं था कि यह छोटी सी मदद उसकी और दाजू की जान बचाएगी। वही लड़का एक कोने में छुपकर
हाथ से सिग्नल देने लगा, जैसे कह रहा हो यहाँ से चले जाओ। देसू को कुछ समझ आ गया। वो तुरंत उस लड़के की तरफ भागा। तभी लगातार धमाके होने लगे। वो दोनों जोर से जमीन पर गिर गए। खुशकिस्मती थी कि उनकी जान बच गई। इस धमाके ने देसू को अंदर तक हिला दिया। उसने यिंगजी को एक चिट्ठी लिखी, हमने मुश्किल जमाने में जन्म लिया। खुशकिस्मती से हमारे बच्चों को वो दुख नहीं देखना पड़ा, ना जंग का खौफ, ना 625 जंग का नफरत भरा दौर, ना उन्हें जर्मनी के नरक जैसे काम देखने पड़े, ना वियतनाम में पैसों के लिए जान दांव पे लगानी पड़ी। यह सब हमने सहा है। अगर यह सब कुछ ना होता तो जिंदगी शायद कुछ और ही होती। जब यिंगजी ने यह चिट्ठी पढ़ी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हर लफ्ज में देसू का गहरा, पहाड़ों जैसा प्यार महसूस किया। उस दिन देसू के दिल ने सिर्फ गम नहीं महसूस किया, बल्कि जमाने और किस्मत के खिलाफ एक चीख भी थी। उस दिन देसू और उनकी टीम एक ट्रांसपोर्ट मिशन पर थी, जब उनका सामना हुआ वियतनाम के क्रांति सेना से। खुदा का शुक्र था, एक कोरियाई फौज का दल पहले से वहां घाट लगाकर बैठा था। उन्होंने मुश्किल वक्त में उनकी जान बचा ली। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज दज्जू के लिए था। कोरिया का मशहूर गायक नामजोंग भी उसी फौज में था। दज्जू एक पल में फैन बन गया। 3 अलग अलग जगह से ऑटोग्राफ लिए बिना नहीं माना। नामजोंग उन सबको ले गया एक वियतनामी गांव, जहां सामान उतरना था। अचानक एक भीड़ ने उन्हें घेर लिया। वियतनाम के क्रांति सेना ने उस गांव के सभी आदमियों को उठा लिया था। सिर्फ महिलाएं, बच्चे और बूढ़े लोग बचे थे, जो अब वियत कॉन्ग के नजर में दुश्मन के सहायक थे। अगर वो लोग फौज के साथ नहीं जाते तो कुछ ही देर में उनका सफाया कर दिया जाता। यह मंजर किसी नए शिन्नान इवैक्यूएशन जैसा था। आखिर में नामजोंग ने आदेश दिया, सामान छोड़ो, लोगों को नाव पे ले जाओ। लेकिन उसी वक्त गोलियां बारिश की तरह बरसने लगी। एक छोटी सी वियतनामी लड़की पानी में गिर गई। किसी भी पल गोली उस तक पहुंच सकती थी। उस लम्हे देसू को याद आई अपनी छोटी बहन मोशुन, जो बिना सोच समझे जान दांव पे लगाकर पानी में कूद गई। लेकिन जैसे ही वो नाव तक पहुंची, एक ग्रेनेड उसकी टांग से टकरा गया। दर्द से वो चीख उठी। देसू का शरीर सन्नाटा बन गया। उसका दिल ठंडा पड़ गया। खुशकिस्मती थी कि सब वापस जिंदा लौट आए, लेकिन उस एक टांग के बदले देसू ने अपनी बहन की शादी का सामान खरीदा और एक छोटी सी दुकान खोल ली, जिससे पूरा परिवार जीवन गुजार सके। यिंगजी ने उसे जोर से गले लगाया। उसकी आंखों से आंसू निकलकर देसू के कपड़ों में घुस गए, जैसे एक दर्द भरा वाटरफॉल। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसका पति वियतनाम में किस किस दर्द से गुजरा होगा, पर उस एक टांग ने सब कुछ कह दिया था। कुछ समय बाद दुकान फिर से नए रूप में खुली। नाम वही था, हुआ फेन जी जिया, यानी फूलों का घर। परिवार के लोग हैरान थे, यह पुराना देहाती सा नाम क्यों रखा? लेकिन देसू भूल नहीं सका जब उसने अपने पिता से विदा ली थी। उन्होंने बार बार कहा था, इस दुकान का नाम कभी मत बदलना। यह सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि पिता का विश्वास और सपना था। इसमें उनका आशीर्वाद बसा था। सबसे बड़ी बात, यह वही नाम था जो पिता ने देसू के लिए चुना था और जिसे कभी न छोड़ने की कसम दिलाई थी। देसू के दिल में अब भी एक उम्मीद थी, शायद किसी दिन पिता वापस लौटकर मुझे यहाँ ढूंढ ले। साल था 1983, जब कोरिया के KBS टीवी चैनल ने एक शो शुरू किया, लॉस्ट फैमिली रियूनियंस, जिसमें जुदा हो चुके परिवारों को मिलाया जाता था। देसू और दजू भी एक छोटी सी उम्मीद लेकर उस शो के लिए अपना नाम भेज देते हैं। देसू तुरंत सियोल पहुंचता है ताकि उस टीवी शो में शामिल हो सके जो बिछड़े रिश्तेदारों को मिलाता है। पूरे कोरिया के लोग टीवी स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं। आंखों के सामने एक के बाद एक मिलन के दृश्य चलते होते हैं। हर किसी की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। ये दर्द सिर्फ व्यक्ति का नहीं, एक पूरी पीढ़ी का था, जिसे इस शो ने फिर से जिंदा कर दिया। सालों पहले के अलविदा के वो लम्हे, जिसमें था गम, मजबूरी और बेजान दर्द, वो भारी भारी जज्बात जो दिल में दब गए थे सालों तक, अब वापस मिलने के इस पल में एक साथ बाहर आ गए। आंखों के आंसू उस नदी जैसे बहने लगे जो बर्फीली पहाड़ियों के पिघलने के बाद किसी बांध को तोड़कर निकल पड़ती है। वो जज्बात किसी तूफान की तरह हर रुकावट को चीर के निकल गए, साफ साफ और पूरे दिल से। टीवी चैनल ने मिलन की संभावना बढ़ाने के लिए हर फैमिली मेंबर का इंटरव्यू किया। देसू कैमरा के सामने रोता है, आंखों से आंसू, होठों पे दुआ। उसने निकाला बहन की पुरानी शर्ट का आधा टुकड़ा। ये देखिए, देसू कहता है, बस दुआ है कि मेरी बहन कहीं जिंदा हो और यह शो देखकर मुझे पहचान जाए। और फिर एक अच्छी खबर आई। एक बूढ़े आदमी ने शो के साथ संपर्क किया जो अपने आप को देसू का पिता बता रहा था। वीडियो कॉल कनेक्ट होता है। सारे लोग स्क्रीन के सामने सांस रोक के देखते हैं, लेकिन अफसोस, वो सिर्फ एक सामान्य सा मिलन था। उस बूढ़े आदमी का बेटा भी देसू ही निकला, पर वह हमारा देसू नहीं था। देसू थोड़ा उदास होता है, लेकिन तुरंत अपने आप को संभालता है। कम से कम मुझे उनकी मौत की खबर तो नहीं मिली। जैसे ही देसू वापस जाने की तैयारी करता है, टीवी स्टेशन से एक और फोन कॉल आता है। हमने तुम्हारी बहन का पता लगा लिया है। वीडियो कॉल फिर से कनेक्ट होती है और एक मध्यम सी आवाज के साथ एक मध्यम उम्र की औरत स्क्रीन पे नजर आती है। वह अब अमेरिका में रहती है और अब कोरियन बोल भी नहीं पाती। औरत अपनी कहानी बताती है, जब मैं शिन्नान पोर्ट पर बिछड़ गई थी, मुझे बुसान के एक अनाथ आश्रम भेजा गया। फिर एक अमेरिकन फैमिली ने मुझे गोद ले लिया। मुझे सिर्फ इतना याद है कि उस ठंडे सर्दियों के दिन मेरा एक
ताकतवर भाई मुझे गोद में उठाकर भाग रहा था और मुझे उसकी डांट भी याद है। देसु का शरीर कांपने लगता है, उसका दिल कह रहा होता है, यह तो मोशुन है। और तब वह औरत एक खास निशान का जिक्र करती है। मेरे कान के पीछे एक तिल है, और जैसे ही वह अपना बायां कान दिखाती है, वहाँ एक छोटी सी मंकी शेप्ड काली सी दाग होती है। देसु का दिल टूट के जुड़ जाता है। यह मेरी बहन मोशुन है। मोशुन के आंसू रुकते ही नहीं और वह कहती है, मुझे याद है, अलग होने से पहले भैया बार बार कहते थे, यह तिल मेरा नहीं है, यह तिल मेरा नहीं है, यह तिल सिर्फ मेरा है। ये मेरा मंकी है, ये मेरा मंकी है, ये मेरा मंकी है, ये मेरा मंकी है। मोशन अपनी पुरानी शर्ट निकालती है, वही जिसकी एक बाजू कब का फट गया था। ये मेरा मंकी है, ये मेरा मंकी है, और ये वादा भी, जिंदगी भर चाहे कुछ भी हो, हम मिलेंगे जरूर, एक दिन तो जरूर। ये मेरा मंकी है, मेरा मंकी, सिर्फ मेरा मंकी, मेरा। हवा से उड़ते यादों के टुकड़े और एक बीमार सी मुलाकात के आंसू। देशु और पूरा परिवार टीवी के सामने जोरदार रो पड़ता है। किसने सोचा था कि मोशन अब भी जिंदा है, कि उनकी मुलाकात फिर कभी हो पाएगी। किस्मत कब क्या दिखा दे कोई कह नहीं सकता, लेकिन इतने सालों बाद मिलना अपने आप में एक चमत्कार था। देशु के लिए तो मोशन का मिल जाना भगवान का वरदान था। उसके दिल की एक पुरानी कभी न भरने वाली चोट अब शायद भर सकती थी। कुछ दिन बाद मोशन अमेरिका से कोरिया लौट आई, लेकिन माँ उससे मिलते ही इस दुनिया से चली गई। पिताजी का तो अब भी कोई पता नहीं था, और यही रह गया देशु का सबसे बड़ा अफसोस। सालों बीत गए, देशु भी अब एक बूढ़े आदमी बन चुका था। आसपास बच्चे पोते सब साथ थे, जीवन में हर सुविधा थी, और वह दिल से शुक्रगुजार भी था। लेकिन जब फैमिली ने कहा चलो इस दुकान को बेच देते हैं, तो देशु ने साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि फूलों का घर यानी ह्वाबुन जिगाए उसके लिए एक छोटी दुकान नहीं थी, वह उसके पूरे परिवार का इतिहास था। हर कोना, हर शेल्फ, हर दीवार यादों से भरी थी, और वह यादें पैसे से नहीं तोली जा सकती। जब सब लोग नीचे सेलिब्रेट कर रहे थे, देशु अकेले सीढ़ी चढ़कर छत पर गया, अपने पिताजी की फोटो के सामने खड़ा हुआ और दिल की बात कहने लगा। पिताजी, मैंने अपना वादा निभाया, घर ठीक ठाक चल रहा है, और मैंने मोशन को भी ढूंढ निकाला। इतना कहकर उसकी आवाज भर आई। वह रुक गया। सालों तक उसने अपने पिता की तरह इस घर के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। विदेश में खून पसीना आंसू सब बहाए, तन्हा रोया, गोलियों की बारिश में मौत का इंतजार किया। यह दर्द, ये कसक सिर्फ उसके दिल ने महसूस की थी। जो पैसा उसने घर भेजा, हर एक पैसा उसकी जिम्मेदारी का बोझ था, एक मर्द की खामोश कुर्बानी का सबूत था। खुशकिस्मती थी कि उसके बहन भाई सलामत थे और एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे। उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी भी कर ली, घर में बच्चे पोते सब थे, जीवन में सुख समृद्धि थी, और सबसे बड़ी बात, उसने मोशन को भी ढूंढ निकाला। एक आदमी अपने परिवार के लिए जितनी कुर्बानी दे सकता है, देशों ने सब कुछ दे दिया। सिर्फ एक ही दर्द जो कभी नहीं भरा, वो था अपने पिता को ना ढूंढ पाना। अचानक उसकी आंखों के सामने बचपन आ गया, जैसे पिताजी उसके पास चलकर आए हो, प्यार भरी मुस्कान के साथ, और कह रहे हो, मैं जानता हूँ बेटा, तूने बहुत दुख सहे हैं, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि तूने मेरी जगह एक पिता का फर्ज निभाया है। कभी कभी देशो भी सोचता था, आखिर क्या था जो उसे संभालते रहा। जब जब सब छोड़ देने का मन हुआ, जब लगने लगा कि बस अब और नहीं होता, तब उसके पास एक जवाब था, प्यार। एक युग का एक जर्रा भी जब किसी आम इंसान पर गिरता है, तो वो जर्रा नहीं, एक पहाड़ बन जाता है। अपने परिवार के लिए उसने दुनिया का हर दर्द सहा, हर थकान को चुपचाप झेला, अपने सपने त्याग दिए, एक पैर खोना पड़ा। आज जब वह बूढ़ा हो चुका है, सफेद बालों से भर गया है, तो उन हर बाल में छुपी है उस दौर की कहानी, उस समय की पीड़ा। देशों ने अपने जीवन से पूरे युग के बदलाव को दिखाया, और अपने परिवार को हर तूफान से बचा के रखा। दुनिया काफी उलझन भरी थी, दर्द ऊपर दर्द चढ़ते गए। एक परिवार को जिंदा रहने के लिए कितनी आंधियां झेलनी पड़ती हैं, एक छोटे से लड़के को कितनी दूरियां तय करनी पड़ती हैं, तब जाकर वह एक जिम्मेदार आदमी बनता है। मौत को देखकर भी आंख न झपकना, दर्द से कभी शिकायत न करना, दुनिया की ठंडक और जलन सब कुछ सह लेना। एक ही चीज थी जो इस सब में उसका सहारा बनी, सिर्फ और सिर्फ प्यार।